दोस्तों पोस्टमार्टम 40 में आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, 1964 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कोहरा, जिसे प्रोड्यूस किया था ग्रेट सिंगर हेमंत कुमार साहब ने और इसका डायरेक्शन किया था बीरेन नाग जी ने। इसमें मुख्य भूमिका में थे विश्वजीत, वहीदा रहमान जी, ललिता पवार, मदन पुरी जी, बद्री प्रसाद, अमित भट्टाचार्य और भी कई अन्य कलाकार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। साथ में इसका म्यूज़िक दिया था ग्रेट हेमंत दा ने। अब आइए आपको बताते हैं कि क्यों देखनी चाहिए आपको ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री थी। ये फिल्म एक पावर रिलेशन को भी दर्शाती है और इस फिल्म में हेमंत दा का ग्रेट म्यूज़िक कॉम्पोजिशन था और सबसे अहम बात कि जो इसकी सिनेमेटोग्राफी थी वो ब्लैक एंड वाइट होने के बाद भी कमाल की सिनेमेटोग्राफी थी और जो इसका आर्ट डायरेक्शन था वो भी बेमिसाल था और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था आर्ट डायरेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोहरा का पोस्टमार्टम। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में एक लड़की समंदर के किनारे एक टीले पर सुसाइड करने के लिए खड़ी है। वहीं पर दूसरे छोर पर एक लड़का भी सुसाइड करने के लिए खड़ा हुआ है। अचानक से दोनों की नज़रें मिलती हैं और वो लड़का उस लड़की के पास आता है और ये कहता है, शांति ऐसा मोती नहीं जो हर समंदर में मिल जाए। आप भी तो वही थे। मैं तो आपको देख के वापस आ गया। और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि विश्वजीत जी ये भूमिका निभा रहे हैं और साथ में वो जो लड़की है वो है वहीदा रहमान। हालांकि फिल्म में दोनों का जो पेयर है वो बहुत ही अनमैच्ड है, यानी कि जो विश्वजीत हैं वो अरिस्टोक्रेट पर्सन हैं और वहीदा रहमान एक साधारण सी लड़की बनी हुई है। दोस्तों लेकिन जब राजेश्वरी यानी कि वहीदा रहमान जी अमित यानी कि विश्वजीत से शादी करने के बाद उनके स्टेट प्रतापगढ़ आती तो वहाँ पर विश्वजीत की एक बहुत बड़ी सी हवेली है जिसका नाम है मेफेयर में एंट्रेंस लेते ही वहीदा रहमान जी को एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर किसी की मौजूदगी है और आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि विश्वजीत की पहली पत्नी पूनम की आत्मा है जो कि उस हवेली में रहती है। दोस्तों फिल्म में राजेश्वरी और पूनम दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग तरीके से गढ़े गए हैं। जहां राजेश्वरी एक तरफ बिल्कुल साधारण सी लड़की है, वहीं पूनम बहुत ही स्टाइलिश लड़की रही है, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनती है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरी फिल्म में पूनम का चेहरा कहीं भी रिवील नहीं किया गया है। पूनम शराब पीती हैं, पूनम विदेश की पढ़ी हुई हैं, उनको और दूसरे मर्दों में भी बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है। वो बहुत ऊंचे घराने की थी, बहुत अमीर बाप की बेटी थी। पढ़ाई लिखाई उनकी विलायत में हुई थी। वहां की सभ्यता उन्होंने इस तरह अपना ली थी कि रहन सहन में, बनाव सिंगार में, किसी बात में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अमित राजेश्वरी को पूनम के बारे में तब बताते हैं जबकि कोर्ट में केस चल रहा होता है, तब वो रिवील करते हैं कि पूनम उनकी पहली पत्नी थी। दोस्तों पूनम की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से फिल्म में होती है। आप जान नहीं पाएंगे कि पूनम ने सुसाइड की थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। इसीलिए इस फिल्म का नाम कोहरा रखा गया था। दोस्तों राजेश्वरी उस हवेली में बहुत ही असहज सा महसूस करती हैं और वहाँ की दाई माँ यानी कि जो ललिता पवार कैरेक्टर कर रही हैं और हमेशा नारायण नारायण करके वो बोलती हैं, राजेश्वरी उनके सामने कभी भी अपना मालिक होने का एहसास नहीं जता पाती हैं और वो डरी सी सहमी सी रहती हैं। और दाई माँ की नज़रों में पूनम
अभी भी जीवित है। दाई माँ पूनम को बहुत मानती थी, ऐसा फिल्म में जब शुरू में दिखाया जाता है तो आपको लगेगा। और राजेश्वरी हमेशा क्यूरियस रहती हैं पूनम के बारे में जानने में। वो बार बार इस तरीके की बातें करती कि पूनम कैसी दिखती थी, क्या पूनम मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। तो उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं रहता है और वो कहती हैं आज भी पूरी हवेली में उन्हीं का राज है। तभी राजेश्वरी के इस सवाल पर दाई माँ जवाब देती हैं, राज तो उसी का होता है जो राज करना जाने। नारायण नारायण। राजेश्वरी को लगता है कि दाई माँ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो दाई माँ की एक्सपेक्टेशन पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही हैं। दोस्तों, यूँ तो कोहरा एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये एक पावर रिलेशन को भी दिखाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या रियल है और क्या इल्यूजनरी है। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर बीरेन नाग एक बहुत ही मशहूर आर्ट डायरेक्टर थे और उन्होंने प्यासा और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्म में आर्ट डायरेक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी वो एक फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे जो कि हेमंत दा के प्रोडक्शन में ही थी, जिसका नाम था 20 साल बाद। तो उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि कोहरा फिल्म बनाई जाएगी और उसमें फिर से उसी जोड़ी को यानी कि बिस्वजीत और वहीदा रहमान को रिपीट किया जाएगा। कोहरा एक मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है जो कि अमित, राजेश्वरी और दाई माँ के ट्रायंगल पे चलती है और उसकी वजह है पूनम की आत्मा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट उठाया था बीरेन नाग जी ने। अच्छा, आपको बता दें कि हेमंत कुमार साहब वैसे तो सिंगर थे लेकिन सस्पेंस थ्रिलर बनाने में माहिर थे। 1962 में उन्होंने 20 साल बाद बनाई थी जो कि एक नॉवेल पर आधारित थी और जिसका नाम था द हाउंड ऑफ द बास्करविलेस, जो लिखी थी आर्थर कॉनन ने। 20 साल बाद एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म हुई थी। उसी के बाद हेमंत दा ने निर्णय लिया था कि वो कोहरा फिल्म बनाएंगे। और आपको बता दें कि कोहरा भी एक इंग्लिश नॉवेल पर आधारित थी जिसका नाम था रिबेका, जो कि इंग्लिश राइटर डेफ्ने द मॉरियर की लिखी हुई थी। और इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी थी जिसको 1940 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ था। और उसी नॉवेल से इंस्पायर्ड होकर हेमंत दा ने ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया था। चूंकि बीरेन नाग इससे पहले 20 साल बाद बना चुके थे जो कि सस्पेंस थ्रिलर थी और एक हॉरर की कैटेगरी में भी आती थी, तो उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। तो उन्होंने कोहरा को और कसी हुई फिल्म बनाया था और बेहतरीन स्क्रीन प्ले के साथ, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के साथ इस फिल्म को प्रेजेंट किया था। देखो राज, तुम्हारा मेफेयर आ गया। दोस्तों, अमित की हवेली मेफेयर का सेट राजकमल स्टूडियो में बनाया गया था और कॉरिडोर के लंबे लंबे सीक्वेंसेस ट्रॉली की मदद से शूट किए गए थे। रामू, क्या बात, आज बहुत खुश दिखाई देते हो। आज आपको खुश देखकर सभी खुश हैं। और पूरी हवेली को सफ़ेद पर्दे से सजाया गया था। यहाँ तक कि जो पूनम के कपड़े थे वो भी सफ़ेद थे, सफ़ेद पिलर थे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सफ़ेद ही प्रयोग की गई थी। वहीदा रहमान जी के कपड़े भी सफ़ेद थे। तो जो उस फिल्म के कैमरामैन थे मार्शल ब्रिगेंजा, उन्होंने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि एक कलर के सेट पर सिनेमेटोग्राफी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बीरेन नाग जी ने उन्हें कन्विंस कर लिया था क्योंकि बीरेन नाग के दिमाग में पहले से ही फ्रेम सेट थे कि अगर एक कलर की भी सारी चीज़ें होंगी तो उसको किस तरीके से शूट किया जाएगा। फिर उसके बाद मार्शल ब्रिगेंजा कन्विंस हो गए और उन्होंने फिल्म शूट करी। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक एंड वाइट होने के बाद भी कितना बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा गया है और कितने अच्छे तरीके से कैमरा वर्क हुआ है। देखो, आप पर पहली मालकिन का धोखा हो गया है। ये बहुत प्यार करता था उनको। दोस्तों, कैमरे का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया गया है इस फिल्म में कि आपको शुरुआत में ही पूनम दिखाई जाएंगी, मतलब आप उनकी सारी चीज़ें देख पाएंगे। आप उनके पैर दिखाई देंगे, हाथ दिखाई देंगे, बैक से वो दिखाई जाएंगी, लेकिन
इतनी खूबसूरती से दिखाई जाने के बाद भी आप उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। कई जगह पे पूनम पूरी तरीके से भी दिखाई गई है, लेकिन वहाँ पर सॉफ्ट फोकस का इस्तेमाल किया गया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपके अंदर एक रोमांच और डर पैदा हो सके। और जब आप ये फिल्म देखते हैं, कभी रात में देखिएगा, तो आपको एक डर सा भी लगेगा। वहीदा जी का कहना है कि उन्होंने रेबेका नॉवेल पहले से पढ़ रखी थी, तो जब बीरेन नाग ने उन्हें फिल्म ऑफ़र करी, हेमंत दा ने फिल्म ऑफ़र करी, तो वो झट से तैयार हो गई इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि उससे पहले उसी टीम के साथ वो 20 साल बाद भी कर चुकी थी। वहीदा जी का ये भी कहना था कि उन्होंने हॉलीवुड वाली फिल्म नहीं देखी थी, मतलब बात तक भी नहीं देखी है, क्योंकि उस समय थिएटर में इंग्लिश फिल्म्स आती नहीं थी ज़्यादा, और उस समय VCDs और VCR जैसे प्लेयर्स भी नहीं हुआ करते थे। बावजूद उसके उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कोहरा में की है। विश्वजीत साहब भी आपको इस फिल्म में बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर में दिखाई देंगे। एक एरिस्टोक्रेट पर्सन जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी उन्होंने बहुत अच्छी इस्तेमाल की है। साथ में वो अपना एक ओट कभी कभी काटते रहते हैं, तो अपने चरित्र को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया था कोहरा में। अच्छा, आपको बता दें कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया था, चाहे इंडोर सीन हो या आउटडोर सीन हो। आउटडोर सीन के लिए पूरी यूनिट गई थी कोडाई कनाल, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था कि एक एक शॉट लेने में 5 से 6 दिन लग रहे थे। तभी पूरी यूनिट त्रिवेंद्रम शिफ्ट हो गई थी और बाकी के सीन वहाँ किए गए थे। कोहरा की बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कमाल की है, और जो गीत थे वो हेमंत दा ने खुद गाए थे, साथ में लता मंगेशकर जी ने भी गीत गाए थे। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, ये नयन डरे डरे, ये हेमंत कुमार साहब की ही आवाज़ थी और कंपोजिशन भी उन्हीं की थी। साथ में लता मंगेशकर जी का गीत भी बहुत मशहूर हुआ था, जो कि एक हॉन्टेड सी फीलिंग देता था, और वो गीत था झूम झूम ढलती रात। इसके अलावा लता जी ने ओ बेकरार दिल जैसा गीत भी गाया था, और हेमंत दा ने एक और गीत गाया था जो कि काफ़ी मशहूर हुआ था कि राह बनी खुद मंजिल। आपको ये सारे गाने YouTube पर मिल जाएंगे और आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, बल्कि गाने ही क्यों, पूरी फिल्म भी YouTube पर देखिए। मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा फिल्म का, और आप यहाँ से जाके उस फिल्म को देख सकते हैं। कोहरा कॉमर्शियली तो बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी दोस्तों, लेकिन इसके कैमरा वर्क की, इसकी लाइटिंग की, इसकी खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की और इसके आर्ट डायरेक्शन की बहुत तारीफ हुई थी। कोहरा बनाने के बाद बीरेन नाग जी के और भी प्लान थे कि वो और फिल्म्स बनाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से उसके बाद ही उनको हार्ट अटैक पड़ा और वो चल बसे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा पोस्टमार्टम 40 का ये एपिसोड? अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे लाल बटन दिया हुआ, उसे दबाकर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको पोस्टमार्टम 40 के और बाकी के भी और वीडियोस मिल सके। हम पूरी रिसर्च करके आपके लिए ये कंटेंट लेके आते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।